आज थोड़ी सी मतलब डिस्कशन क्लास कम है। आज वो ही डायरेक्टिव्स डिस्कशन है। डायरेक्टिव्स पता ना क्या होते हैं? ओके, देखो, जब हमने स्टार्ट किया था आंसर राइटिंग का सेशन, आई टॉक अबाउट कि आंसर राइटिंग के लिए क्या क्या चाहिए आपको। फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड गुड कंटेंट, राइट। अब कंटेंट आप लोगों के पास है नहीं, पर वो फुलफिल हो रहा है सेशंस के थ्रू, राइट। हर टॉपिक पे जितना सफिशिएंट कंटेंट चाहिए और जो रेलेवेंट एग्जांपल सब मिल रहे हैं, तो एक स्टेज तो हमारी क्लियर हो रही है। देन सेकेंड स्टेज कम्स गुड इंटरप्रिटेशन ऑफ क्वेश्चंस, राइट। अब ऑलमोस्ट हमें कितने 20 डेज हो गए। अब 20 डेज में जो मैंने ऑब्जर्व किया है, आप लोगों के पास क्या है, इंटरप्रिटेशन स्किल्स नहीं है। जो डिमांड ऑफ द क्वेश्चन है और जो आप लिख रहे हो वो बिल्कुल मैच नहीं कर रहा। तो अगर आपके पास कंटेंट भी होगा, स्टिल आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। यूपीएससी वोंट गिव यू मार्क्स क्योंकि वो पूछ क्या रहे हो और आप बता क्या रहे हो। सो मेरा आज ये है कि मैं इस पे वर्क करूँ आज, राइट। गुड इंटरप्रिटेशन, तो इंटरप्रिटेशन सबसे इंपॉर्टेंट है। एक तो इस पे वर्क करेंगे। अब देखो, इंटरप्रिटेशन के लिए क्या चाहिए। कोई एक क्वेश्चन देना, कोई भी दे दो। अब जैसे क्वेश्चन है, ये कोई और कोई है क्वेश्चन जिसमें स्टेटमेंट भी लिखी हो। ये वाला 58 नहीं, कोई और नहीं है? कौन सा है ये? ओके, जो ये वाला क्वेश्चन था, आई गेस किसी ने भी सही नहीं लिखा था, राइट। ओके, देखो, इस क्वेश्चन में क्या है बेसिकली, कितने पार्ट्स है पहले ये बताओ। दो पार्ट्स है, फर्स्ट पार्ट एंड दिस इज सेकंड पार्ट। तो दोनों को इक्वल वेटेज मिलेगी अगर 15 मार्क्स है 10 मार्क्स है, राइट। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये क्लैरिटी होनी चाहिए। ओके, देन अब अगर आपको स्टार्ट करना है, स्टार्ट कैसे करोगे? यस, देखो, जो यूपीएससी ने फर्स्ट क्या किया है, एक रेफरेंस स्टेटमेंट दिया है, क्लाइमेट चेंज इज अ ग्लोबल प्रॉब्लम। तो जब आपको इंट्रोड्यूस करना है, कुछ भी करना है, तो आपको इसी को एक्सप्लेन करना है, कुछ और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं देनी। इसी को, क्लाइमेट चेंज इज अ ग्लोबल प्रॉब्लम, कोई फैक्ट, कोई न्यूज़पेपर इवेंट, कोई एग्जाम्पल, उसी से आपको एक्सप्लेन करना है इसे बस। कि रिसेंटली देयर हैज बीन ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड, इट इज अ manifestation of climate change, and its frequency is increasing day by day, and it is becoming a major global problem. ऐसे कुछ स्टार्ट कर सकते हो, या कोई डेटा दे दो कि क्लाइमेट चेंज की वजह से क्या हो रहा है, कुछ भी। तो फर्स्ट लाइन शुड बी दिस, और ये आपको कन्फाइन रखना है 20 to 30 वर्ड्स बस, उससे ज़्यादा नहीं। उससे ज़्यादा इंट्रोडक्शन नहीं होनी चाहिए। आप लोग क्या लिख रहे हो, आधे आधे पेज के इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन के मार्क्स नहीं होते, मिलेंगे तो कितने मिलेंगे, 0.2 मैक्सिमम, दैट्स इट। तो एफर्ट नहीं लगाना इंट्रोडक्शन में। जो फर्स्ट लाइन गिवन हुई है ना, ये क्या होता है, एक तरह से मैं आपसे कन्वर्जेशन स्टार्ट कर रहा हूँ। तो क्लाइमेट चेंज ग्लोबल प्रॉब्लम है, अच्छा क्यों हो रहा है,
तो मैंने एक स्टार्टिंग स्टेटमेंट दिया ना कि क्लाइमेट चेंज ग्लोबल प्रॉब्लम है, और फिर पूछ रहा हूँ क्यों हो रहा है। मेन क्वेश्चन क्या है, क्यों। तो आपको उस पर फोकस करना है। पर जब आप आंसर बैक करोगे मुझे, तो कैसे बोलोगे हाँ यार क्लाइमेट चेंज प्रॉब्लम है, आज भी कल परसों ये कोई इवेंट हुआ था। अब क्यों हो रहा है, यू विल स्टार्ट विद द आंसर। इसलिए कन्वर्जेशन जो यूपीएससी आपके साथ कर रहा है, तो इस चीज का ध्यान रखना। क्योंकि कईयों का मैंने आंसर देखा था, फर्स्ट लाइन को ही वो पूरा एक्सप्लेन कर रहे होते हैं, उसी का एक पेज खराब कर देते हैं, पूछा ही नहीं यूपीएससी ने। ऐसे बहुत सारी स्टेटमेंट्स थी, क्वेश्चन हमने देखे थे जीएस 3 में, इकोनॉमी में, कि पहली लाइन मतलब तीन चार मतलब पहली जो स्टेटमेंट है 3-4 लाइन्स की है, आप उसी को एक्सप्लेन कर रहे हो, पर यूपीएससी ने पूछा ही नहीं है। वो बस क्या है, उसका क्रक्स लिखो 20-30 वर्ड्स में, इंट्रोडक्शन होगी एंड कम टू दी बॉडी पार्ट। एंड बॉडी पार्ट क्या है, हाउ इंडिया विल बी अफेक्टेड बाय क्लाइमेट चेंज, राइट। अब इसमें भी देखो, पहले में पूछ रहे इंडिया कैसे इफेक्ट हो रहा है, फिर पूछ रहे हिमालयन कोस्टल स्टेट्स। तो इसमें भी आपने गलती क्या की, आपने कंबाइन कर दिया दोनों को, और सिर्फ लिखा हिमालय पे क्या इम्पैक्ट हो रहा है, कोस्टल स्टेट्स पे क्या इम्पैक्ट हो रहा है। पहले आपको लिखना है ओवरऑल इंडिया पे क्या इम्पैक्ट हो रहा है, उसके बाद फिर आपको सेकंड पार्ट पे जाना है। तो जब यहाँ पे एग्जांपल्स आएंगे, इम्पैक्ट तो वही रहेगा, टेम्परेचर इंक्रीज होगा, रेनफॉल चेंज हो रहा है, डिजास्टर चेंज हो रहा है, इम्पैक्ट वही रहेगा। पर जो एग्जाम्पल होंगे वो इंडिया स्पेसिफिक होंगे, इन जनरल इंडिया के। और जब यहाँ पे एग्जाम्पल्स आएंगे, तो हिमालय स्पेसिफिक एग्जाम्पल, कोस्टल स्टेट स्पेसिफिक एग्जाम्पल, ये चीज ध्यान रखना, राइट। तो क्वेश्चन को इंटरप्रेट करना बहुत जरूरी है सबसे पहले। और फिर यहाँ पे अब देखो कीवर्ड क्या है, हाउ। तो सिंपली पूछ रहा है हाउ कैसे इंपैक्ट हो रहा है, सिंपली बताओ। अच्छा फ्लड इंक्रीज हो गया, एग्जाम्पल। साइक्लोन्स आ रहे हैं, एग्जाम्पल। बस डिस्कस कुछ नहीं करना, मतलब डिटेल में नहीं जाना। तो मेरा एम है कि अब आपको ये डायरेक्टिव्स क्लियर होने चाहिए, कब आपको डिटेल में जाना है, कब नहीं जाना, राइट। ये क्लियर क्वेश्चन कैसे मतलब ऑब्जर्व करना है। और इवन यू कैन स्टार्ट, यहाँ पे देखो बहुत इनोवेशंस दिख सकती है। क्लाइमेट चेंज इज अ ग्लोबल प्रॉब्लम, बताओ क्या क्या इंट्रोडक्शंस बन सकती है। आईपीसीसी की रिपोर्ट स्टेट कर दो, आईपीसीसी का क्या स्टेट करोगे। सी सरफेस टेम्परेचर, ये दे सकते हो। और यस, 5-6 फिनोमिना एक साथ लिख दो। ऑस्ट्रेलियन बुश फायर, अमेजोन रेन फॉरेस्ट फायर, देन फ्लड इन क्या कहते हैं अभी यहाँ पे फ्लोरिडा। 3-4 इवेंट्स लिख दो, ऑल दीज आर मैनिफेस्टेशन ऑफ क्लाइमेट चेंज सीइंग अक्रॉस द वर्ल्ड। बस। तो तो ऐसे इवेंट जो न्यूज़पेपर सारे, इनको ऐसे उठाओ। और यूपीएससी ने इस बार यही किया था मेंस में, जो क्वेश्चन आया था ट्विस्टर पे। ट्विस्टर क्या होता है, नहीं, टॉर्नेडोज होते हैं। तो अब देखो न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रहे आप लोग, ये पूरे 1 महीना न्यूज़पेपर में आया था। फ्लोरिडा में टॉर्नेडोज कॉन्टीन्यूसली आए थे, फ्लड्स बहुत आए थे इस बार, मतलब साउथ यूएसए वाला पार्ट। तो वो था बिकॉज ऑफ टॉर्नेडोज। पर वहाँ पे टॉर्नेडोज को कभी कभार ट्विस्टर्स बोल देते हैं। तो यूपीएससी ने बस ट्विस्टर पूछ लिया, एवरीवन वाज शॉक कि क्या आ गया क्वेश्चन। तो देखो पढ़ा आपने सब कुछ है, न्यूज़पेपर की भी अब साथ साथ ना फॉलो करना स्टार्ट कर दो एटलीस्ट। अब जीएस 3 आपका हो गया, तो जीएस 3 वाले टॉपिक्स तो अब आप न्यूज़पेपर से फॉलो करो, बाकी चाहे ना करो। एक बार जीएस 2 भी हो जाएगा, फिर तो न्यूज़पेपर पूरा पढ़ लोगे, राइट। ये चीज़ ध्यान रखो, क्योंकि अब क्या आप थोड़ा सा कोरिलेट कर पाओगे, एग्जाम्पल्स आपको अपडेट होते रहेंगे अब। ऑलराइट, सो हमारा फोकस क्या रहेगा, गुड इंटरप्रिटेशन ऑफ क्वेश्चन पे, राइट। बिकॉज गुड इंटरप्रिटेशन नहीं होएगा तो हमारा प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं बन पाएगा आंसर। हाँ, एक और चीज़ जो मैंने ऑब्जर्व की आपके केस में, लाइक आप लोगों को टाइम बहुत लग रहा है आंसर लिखने में, राइट। चलो अब तो कंटेंट आ गया, अब टाइम को रिड्यूस करने के लिए चाहिए एक तो रिविजन, कंटेंट को मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करो, टिप्स पे आना चाहिए फर्स्ट। सेकेंड स्टेप क्या होता है टाइम रिड्यूस करने का,
मेक प्रॉपर स्ट्रक्चर्स। जब आप इंटरप्रेट कर रहे हो क्वेश्चन को, तो मेक इट एन हैबिट। अभी इधर रफ साइड पे स्ट्रक्चर बनाओ पहले कि कैसे प्रोसीड करोगे आंसर को। इंट्रोडक्शन अगर लिख रहे हो तो उसमें क्या कीवर्ड होना चाहिए, फिर इंट्रोडक्शन में क्या हेडिंग आएगी, सब हेडिंग, उस पर क्या 3-4 पॉइंट्स, फिर नेक्स्ट सब हेडिंग, फिर कंक्लूजन के 2-3 पॉइंट्स, फिर आंसर लिखना स्टार्ट करो। आपका अपने आप 1-2 मिनट और कम हो जाएगा। तो ये भी एक नई हैबिट लेके आओ अब, बिकॉज अब आपको धीरे धीरे आंसर राइटिंग का फ्लो बन गया, फियर निकल गया आंसर राइटिंग का। अब उसको थोड़ा स्ट्रक्चर वे से लेके आओ। सो नाउ स्टार्ट मेकिंग स्ट्रक्चर्स। प्रॉपर माइंड में फ्रेम करो कि कैसे आंसर लिखना है, फिर आंसर लिखना स्टार्ट करो। ना कि आंसर पहले एक पॉइंट लिखा, फिर सोच रहे हो कि अच्छा अब नेक्स्ट पॉइंट क्या होना चाहिए, नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए। वो नहीं करना, उससे हमारे 1-2 मिनट अपने आप बचेंगे। राइट, ऑलराइट। सो गुड इंटरप्रिटेशन में क्या आता है, डायरेक्टिव्स। तो डायरेक्टिव्स क्या होते हैं एक्चुअली, ओके, डायरेक्टिव्स एक्चुअली 2 तरह के होते हैं, डिस्क्रिप्टिव एंड क्रिटिकल। अब जैसे उस दिन क्वेश्चन था वेटलैंड्स वाला, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय वेटलैंड, देन क्या था, एक्सप्लेन दी वाइस यूज टर्म, एंड देन साइट आउट थी। अब उसमें कीवर्ड्स क्या क्या थे, व्हाट, देन एक्सप्लेन वाइस यूज एंड साइट आउट। अब आप लोगों ने क्या किया, अब देखो एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जब भी यूपीएससी डेफिनेशंस पूछेगा, आपको हमेशा टेक्निकल डेफिनेशन देनी है, या फिर आपको डेफिनेशन इतनी मतलब आपके टिप्स पे होनी चाहिए कि खुद की क्रिएट की हुई है, पर उसमें हर एस्पेक्ट कवर हो रहा है डेफिनेशन का। अदरवाइज ऐसे ब्लाइंडली कुछ भी नहीं लिखना। अब वेटलैंड्स की डेफिनेशन आप सब अपने चेक करना, आपने क्या लिखा था, वेटलैंड्स की डेफिनेशन मैच ही नहीं करी थी बिल्कुल भी। कोई भी वाटर बॉडी वेटलैंड नहीं होती। तो बी क्लियर, वेटलैंड्स में कीवर्ड क्या होता है, इकोटोन होना चाहिए, राइट, वाटर बॉडी, देन लो टाइड पे उसकी डेप्थ शुड नॉट बी बिलो 6 मीटर। ये कीवर्ड्स होते हैं उसके। तो आपको ये कीवर्ड्स ध्यान रखने पड़ेंगे। एंड वाटर कैन बी फ्लोइंग ऑल्सो, स्टैटिक ऑल्सो, सलाइन ऑल्सो, फ्रेश ऑल्सो, कुछ भी हो सकता है। तो आपको ये सारे कीवर्ड्स दिखाने पड़ेंगे। तो जो टेक्निकल डेफिनेशन होती है, एक अब ये आपका नेक्स्ट होमवर्क रहेगा, टेक्निकल डेफिनेशंस। हर टॉपिक की आपको टेक्निकल डेफिनेशंस आनी चाहिए। नहीं आती तो एनसीईआरटी की बैक साइड पे होगी। अगर एनसीईआरटी के बैक साइड पे नहीं होगा तो क्या होगा, कोई भी अगर आप डॉक्यूमेंट उठाते हो या ऑनलाइन सर्च करो, गवर्नमेंट की ने ही दी होती है कोई ना कोई डेफिनेशन, या गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट में, तो आपको वही डेफिनेशंस लिखनी है। बिकॉज ये सबसे ज़्यादा पूछता है एथिक्स में। एथिक्स में मतलब ऑलवेज ट्राई बुकिश आंसर लिखने की। एग्जाम्पल्स आपके खुद के हो, पर जब डेफिनेशंस आते हैं बुकिश लिखने हैं, तो स्टैंडर्ड बुक्स को रेफर करके वही डेफिनेशन लिखने की ट्राई करनी, क्योंकि वो अप्रिशिएट नहीं करते ज़्यादा उसमें इनोवेशन एथिक्स में थोड़ी सी, क्योंकि ये सब्जेक्ट नया है और अभी इतनी यूपीएससी ने क्रिएटिविटी भी नहीं दिखाई इसमें। तो इसमें ट्राई करना जितनी बुकिश हो सके, राइट, क्योंकि उसमें उसके पास स्कोप नहीं होगा मार्क्स कट करने का। अगर आप इनोवेशन लेके जाओगे, क्या पता कट करते, क्या पता ना करे, दैट्स अ रिस्क, राइट। सो एक तो डेफिनेशंस क्लियर होनी चाहिए आपको, प्रिसाइज एंड बी क्लियर। डेफिनेशन शुड नॉट बी मोर देन 30 वर्ड्स। कोई भी हो, साइक्लोन हो, राइट, अर्थक्वेक हो, वॉल्केनो, कोई भी एक्टिविटी या कोई भी फिनोमेना कुछ भी हो, सबकी डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए। लिबर्टी, इक्वालिटी, जस्टिस, सबकी डेफिनेशंस अगर नहीं आती है एनसीईआरटी के बैक साइड पे सबकी गिवन है, तो ये क्लियर होनी चाहिए। बिकॉज कभी कभार क्या होता है कि जैसे इंट्रोडक्शन नहीं आ रही, तो यू कैन स्टार्ट विद द डेफिनेशन, पर डेफिनेशन अगर प्रिसाइज होगी तो यू कैन स्टिल गेन एडवांटेज ओवर अदर्स, राइट। अब यूपीएससी ने वेटलैंड पूछ रहा है, वेटलैंड की डेफिनेशन ही किसी को आती थी, पर देखो फ्री के नंबर थे वो, राइट, ऑलराइट, ओके। सो डिस्क्रिप्टिव में क्या होता है, डिस्क्रिप्टिव में बेसिकली आपका फोकस क्या रहेगा, कीवर्ड जो होते हैं ना, उनका फोकस रहता है सिंपली आपको फैक्ट्स बताने में। ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना, कोई एनालिसिस नहीं करना, सिर्फ आपको जो फैक्ट्स है
लाइक व्हाट इज वेटलैंड, व्हाट आ गया, जो है वेटलैंड बताओ, उसमें कुछ आपको अपनी इन्फॉर्मेशन कुछ नहीं ऐड ऑन करनी, यू जस्ट हैव टू स्टेट आउट द फैक्ट्स जो है, फोकस इज ऑन स्टेट आउट द फैक्ट्स जो है एज इट इज, यू हैव टू लिस्ट इट डाउन, राइट। तो बेसिकली क्वेश्चन क्या आता है डिस्क्रिप्टिव टाइप में, व्हाट, हु, वेयर, व्हेन, तो ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं, वेयर आर यू गोइंग, व्हेन आर यू गोइंग, विद होम यू आर गोइंग, तो डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं, इसमें तो आप कुछ मैनिपुलेट नहीं कर सकते, सिंपली जो फैक्ट है वही आपको बताना है। तो इसमें कीवर्ड्स कौन कौन से आते हैं डिस्क्रिप्टिव टाइप में, फर्स्ट इज डिफाइन, कभी भी लिखेगा डिफाइन वेटलैंड्स एंड ऑल, राइट। सो व्हेन इट कम्स टू डिफाइन, सिंपल प्रिसाइज डेफिनेशन देनी है क्लियर वर्ड्स में, डेफिनेशन ऐसी लिखो कि आपको खुद भी समझ आए। देखो इससे क्या होएगा, जब आप ये लिस्ट डाउन कर लोगे सारी डेफिनेशंस, आपको सिर्फ आंसर राइटिंग में हेल्प नहीं होएगा, प्री में भी हेल्प होएगा एंड पर्सनालिटी टेस्ट में भी। प्री में भी देखो यूपीएससी क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, व्हाट इज इकोसिस्टम, 4 ऑप्शंस दे देगा, जो आपको डेफिनेशन क्लियर होगी तभी आप ऑप्शन कर पाओगे टाइम, तो आपको वहाँ भी हेल्प करेगा ये। पर पर्सनालिटी टेस्ट में तो ऑब्वियसली वो तो पूछेगा ही, जो कोई भी टॉपिक स्टार्ट करेगा, अच्छा जीडीपी के बारे में, व्हाट इज जीडीपी, तो जीडीपी प्रिसाइसली पता होना चाहिए 20-30 वर्ड्स में। अगर आपने वहाँ पे हल्का सा मतलब फंबल किए, वो मार्क्स काट लेगा, तो उसे पता चलेगा रट्टा मार के आया, राइट। तो ये, तो डिफाइन में क्या, सिंपली यू हैव टू गिव प्रिसाइज एंड क्लियर डेफिनेशन। तो अगर यूपीएससी पूछता है डिफाइन दिस, तो सिंपल डेफिनेशन देनी है आपको और प्रिसाइज होनी चाहिए, राइट, ये ध्यान रखना। ओके, देन सेकेंड कीवर्ड जो पूछता है वो डिस्क्राइब। अब जैसे कुछ क्वेश्चन से डिस्क्राइब वाले थे, उसमें आप डिटेल में डिस्कस कर रहे हो। अब जैसे होता है डिस्क्राइब अबाउट योर सेल्फ, तो उसमें क्या करते हो आप, सिर्फ अपने बारे में फीचर्स के बारे में बता रहे हो, यू लिस्टिंग डाउन दी फीचर्स। तो सेम अगर यूपीएससी पूछता है डिस्क्राइब अबाउट वेटलैंड्स, तो आपको उसके फीचर्स लिस्ट डाउन करने हैं, उसकी प्रॉपर्टीज, कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह, डिटेल में नहीं जाना पॉज कि वेटलैंड डिस्ट्रॉय हो रहा है नहीं हो रहा है, हमें एनालिसिस नहीं करना, सिंपल उसके फीचर्स लिस्ट डाउन करने हैं। तो यू जस्ट हैव टू लिस्ट डाउन इट्स फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स, राइट, पर डिस्कस नहीं करना इसमें। ओके, देन कम्स इलैबोरेट। ओके, ये क्या डिस्क्राइब का नेक्स्ट स्टेप, इलैबोरेट अबाउट दिस पर्टिकुलर टॉपिक। तो आप अगर उसके फीचर्स तो बता रहे हो, पर अब उसके साथ साथ उसके एग्जाम्पल्स दे रहे हो, जस्टिफाई कर रहे हो थ्रू एग्जाम्पल्स, थ्रू इवेंट्स, राइट। तो बेसिकली दिस इज डिस्क्रिप्शन प्लस एग्जाम्पल्स। अभी भी एनालिसिस नहीं कर रहे हम, सिंपली फीचर्स बताए और फीचर्स को जस्टिफाई करने के लिए एग्जाम्पल्स दे दिए, राइट। जैसे सपोज से पोल्यूटेंट्स फिल्टर करते हैं, तो एग्जाम्पल दे दिया कहाँ पे फिल्टर कर रहा है, तो ये हो गया इलैबोरेट, ये ध्यान रखो, राइट। ओके, नेक्स्ट कीवर्ड्स कम एक्सप्लेन। ओके, देखो डिफाइन में तो सिर्फ उस टॉपिक के बारे में डिफाइन किया था आपने, होता क्या है, डेफिनेशन क्या है। एक्सप्लेन में क्या आता है, एक्सप्लेन अबाउट दिस टॉपिक। अब सपोज मुझे आपको किसी टॉपिक के बारे में बताना, तो मैं यही मान के चलूँ आपको कुछ नहीं आता, राइट। तो अब एक्सप्लेनिंग अबाउट द टॉपिक, तो आपको उस टॉपिक की डिटेल में बताऊंगा मैं आपको, और उसमें कोई भी एक टेक्निकल टर्म आ गई, उस टेक्निकल टर्म को भी डिफाइन करूंगा। इस लाइक आप किसी लेमैन को पढ़ा रहे हो, तो लेमैन को कुछ भी पढ़ा रहे हो, जैसे अब मैं ये पढ़ा रहा हूँ आपको, ये टेक्निकल टर्म आ गई, तो ये टेक्निकल टर्म भी एक्सप्लेन कर दी मैंने, तो मैं आपसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि आप अपने आप समझो, मैं आपको वो टेक्निकल टर्म भी समझाऊंगा, दिस इज एक्सप्लेन।
तो आप अगर इसमें डिस्कस कर रहे हो इन डिटेल अबाउट दैट टॉपिक, और कोई अगर कोई न्यू टेक्निकल टर्म उसमें मेंशन कर रहे हो तो उसको भी एक्सप्लेन करोगे, राइट? दिस इज एक्सप्लेन, राइट? तो बेसिकली you give uh, in-depth detail of a topic plus explain any technical jargon if used. और कोई भी टेक्निकल टर्म यूज करते हैं, टेक्निकल जार्गन, राइट? ओके, ये सारे डिस्क्रिप्टिव हैं, अभी हम एनालिसिस नहीं कर रहे, राइट? इसमें यूपीएससी चाहता भी नहीं है. ओके, देन कम्स एक्सप्लोर. कभी कभी यूपीएससी कीवर्ड यूज करते हैं एक्सप्लोर अबाउट दिस टॉपिक. तो उसमें क्या करते हो आप, उस टॉपिक के सारे एस्पेक्ट्स को लिस्ट डाउन कर लो और उनको क्वेश्चन करो. सो यू क्वेश्चन ईच एस्पेक्ट ऑफ दैट टॉपिक, राइट? और फिर देखते हो अच्छा ये जो पर्टिकुलर एस्पेक्ट है whether it is beneficial or not, और उसको जस्टिफाई करते हो विद some examples, right? This is exploration. So basically in this you adopt the questioning approach, right? To various aspects of a topic. Okay. Then next comes clarify या फिर elucidate. तो अब क्लैरिफाई या elucidate, ये सिंपली क्या कर रहे हो, कोई कॉम्प्लेक्स टॉपिक है उसको आपको सिंप्लीफाई करना है. जैसे यूपीएससी ने एक बार क्वेश्चन पूछा था, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैव लेड टू दी पॉवर्टी एलिविएशन, elucidate. ये क्वेश्चन था GS2 में कि elucidate this viewpoint कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैव लेड टू दी डिक्लाइन इन दी पॉवर्टी, elucidate. अब क्या, अब इसमें देखो पॉवर्टी क्या है, कॉम्प्लेक्स टॉपिक है. अब उस कॉम्प्लेक्स टॉपिक को आपको पहले लिंक करना है एसएचजी से और एक्सप्लेन करो कैसे एसएचजी हेल्प कर रहा है पॉवर्टी एलिवेशन में. तो इसको सिंप्लीफाई करोगे आप. तो इसमें कैसे अप्रोच होगी कि पहले पॉवर्टी एलिवेशन क्या होता है, डिफरेंट एस्पेक्ट्स है, इट्स अ कॉम्प्लेक्स टॉपिक, मल्टीपल डायमेंशंस इन्वॉल्व है. फिर उसमें बताओगे कि एसएचजी कैसे हर एक डायमेंशन को एड्रेस कर रहा है, सिंप्लीफाई कर रहा है, और कैसे फिर वो पॉवर्टी को एड्रेस कर रहा है. सो बेसिकली एलुसिडेशन में क्या करते हो आप क्या करते हो, कॉम्प्लेक्स टॉपिक को ब्रेकअप करते हो एंड देन सिंप्लीफाई. सो कॉम्प्लेक्स टॉपिक को जितना सिंप्लीफाई कर सकते हो उस वे से समझाना है आपको. देन यूपीएससी पूछता होता है यूजुअली क्या कहते हैं, GS1 में पूछते हैं ऐसे, स्टेट और थ्रो लाइट ऑन, स्टेट और थ्रो लाइट ऑन दी आइडियाज ऑफ महात्मा गांधी इन प्रेजेंट टाइम्स ऐसे. तो इसमें आपको क्या करना है, थ्रो लाइट ऑन, डिटेल में नहीं जाना. जैसे क्वेश्चन था थ्रो लाइट ऑन दी आइडियाज ऑफ महात्मा गांधी रेलिवेंट इन प्रेजेंट टाइम्स. अब आपके पास इतने सारे आइडियाज हैं, राइट? तो अब इसमें क्या करना है, डिस्कस वगैरह कुछ नहीं करना, सिंपली आइडियाज क्या क्या थे उसके, अहिंसा, ट्रस्टीशिप, ये सब एक लाइन उसके बारे में, एंड देन एक्सप्लेन विद एग्जांपल कैसे वो रेलिवेंट है इन प्रेजेंट टाइम, बस. तो आपको डिटेल में नहीं जाना, ओवर डिस्क्रिप्टिव नहीं होना इसमें.
सिंपली लिस्ट डाउन करो उन्हें, राइट, एक एक लाइन हल्का सा डिस्क्राइब कर दो है क्या, एंड विद एग्जांपल, दैट्स इट। इसमें ये ध्यान रखना है, थ्रो लाइट ऑन, हल्का सा आपको बस क्या कहते हैं इंफॉर्मेशन दे रहे हो बस, राइट। इसमें ये ध्यान रखना। अभी हम एनालिसिस कुछ नहीं किया, ये ध्यान रखना कि पॉजिटिव है नेगेटिव कुछ नहीं कर, हम सिर्फ क्या लिस्ट डाउन करने को बोल रहे हैं बस पॉइंट्स। तो ये कीवर्ड्स थ्रो लाइट ऑन, क्लैरिफाई, एक्सप्लोर, इन सब में आपको क्या करना है, सिर्फ लिस्ट डाउन करने हैं पॉइंट्स को, राइट। ओके, देन एक पूछ रहा था यूपीएससी आइडेंटिफाई, आइडेंटिफाई साइट आउट, जैसे साइट आउट टू रामसर वेटलैंड्स थे, ऐसे आइडेंटिफाई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स, राइट। तो इसमें क्या करना है, सिंपली आपको लिस्ट डाउन करना है, राइट। इसमें और कुछ नहीं करना, डिस्क्राइब कुछ नहीं करना। ओके, ये क्लियर? सिर्फ आइडेंटिफाई बोला उसने, अगर एक्सप्लेन करेगा तो नेक्स्ट पॉइंट खुद ही पूछ लेगा, डिस्कस दीज। यही हमें टाइम बचाना है इससे, क्योंकि हम फालतू की इन्फॉर्मेशन दे देंगे, उसके मार्क्स मिलेंगे नहीं हमें, हमारा भी टाइम वेस्ट होगा। सिंपली उसने बोला आइडेंटिफाई बस। ओके, नेक्स्ट कम्स डिमॉन्स्ट्रेट या सब्सटैंशिएट। डिमॉन्स्ट्रेट, सब्सटैंशिएट या फिर इलस्ट्रेट। तो ऐसे में क्या करेगा, यूपीएससी एक स्टेटमेंट दे देगा और बोलेगा डिमॉन्स्ट्रेट दीज विद एग्जांपल्स और सब्सटैंशिएट दिस व्यू पॉइंट और इलस्ट्रेट विद एग्जांपल्स। तो उसमें आपको क्या करना है, जो भी व्यू पॉइंट होएगा उसी व्यू पॉइंट को आपको जस्टिफाई करना है विद एग्जांपल्स। इसमें यही होता है बस, आपको एग्री करना है कि हाँ ये सही है, और कैसे सही है, एग्जाम्पल से जस्टिफाई करना पड़ेगा। एग्जाम्पल केस सीरीज, इवेंट्स या कोई सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, जो भी है मतलब, पर आपको एग्री करना है इसमें, राइट। जैसे क्वेश्चन आया था एक बार, विमेन्स मूवमेंट हैव नॉट एड्रेस द प्रॉब्लम्स ऑफ द लोअर स्टेट ऑफ विमेन, सब्सटैंशिएट योर व्यू पॉइंट। तो हाँ, कि विमेन मूवमेंट ने जो लोअर क्लास विमेन है उनके इश्यूज को एड्रेस नहीं किया, तो सब्सटैंशिएट करो दिस स्टेटमेंट। तो यस, आपको एग्री करना है एंड एग्जाम्पल के साथ जस्टिफाई करना है, राइट। इसमें ये चीज़ ध्यान रखना। नहीं, इसमें एक ही व्यू पॉइंट आएगा, सेकेंड व्यू पॉइंट आता है डिस्कस वगैरह, राइट। ओके, देन ऐसे ही आता है एनुमरेट। इसमें भी क्या करोगे, जस्ट लिस्ट डाउन। कंक्लूजन, जो जो भी आर्ग्यूमेंट आप सपोर्ट कर रहे हो वही आपको दिखाना, क्योंकि इसमें आपसे पूछा नहीं आपका व्यू पॉइंट क्या है, उसमें यूपीएससी कह रहा है कि ये स्टेटमेंट है, इसको जस्टिफाई करो। तो सब्सटैंशिएट करो, इलस्ट्रेट करो विद एग्जांपल्स कि हाँ ये स्टेटमेंट सही है। इसमें आपको काउंटर नहीं देना होता, नहीं। ओके, इनुमरेट में सिंपली आपको लिस्ट डाउन करने हैं पॉइंट्स। जैसे साइट आउट टू रामसार वेटलैंड साइट्स, ये क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा था। तो साइट आउट में कुछ नहीं करना आपको, सिर्फ आपको 2 वेटलैंड साइट्स देने हैं बस, यही था। और ऐसे आइडेंटिफाई में आएगा, आइडेंटिफाई उसने पूछा था एक बार, आइडेंटिफाई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स इन इंडिया। तो सिंपली इंडिया में कहाँ का इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स है, ओके। देन आता है आउटलाइन, राइट, आउटलाइन ऑन एनी टॉपिक। तो आउटलाइन में क्या होता है, आपको पूरी कंप्लीट पिक्चर देनी है उस टॉपिक की, राइट। एंड इसमें क्या, मतलब इसमें एक्चुअली चेक क्या करता है यूपीएससी, कि जो भी आप इंफॉर्मेशन दोगे उस टॉपिक की, इट शुड बी इन प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड वे।
ऑर्गेनाइज वे में होना चाहिए, ये एक फ्लो बनना चाहिए टॉपिक के बारे में, ये ध्यान रखना। जैसे टॉपिक की डेफिनेशन होगी, देन उसके क्या सक्सेसफुल रेशियो हो गया, सक्सेस रेट या कोई सक्सेस स्टोरी समथिंग लाइक दैट, देन उसमें क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, ऐसे। राइट, ये क्लियर। ये एक सिंपल डिस्क्रिप्टिव टाइप है जिसमें आपको एनालिसिस नहीं करनी, सिंपली जो पूछा है वही बताना है, राइट, विद एग्जांपल्स। ओके, देन आते हैं कंपैरेटिव बेस्ड। कंपैरेटिव बेस्ड डायरेक्टिव्स तीन होते हैं: कंपेयर, कॉन्ट्रास्ट, डिफरेंस। राइट, व्हेन इट कम्स टू कंपेयर, कंपेयर में क्या करते हो आप? तो क्या लिखोगे उसमें? ओनली सिमिलैरिटीज, कंपेयर में सिर्फ सिमिलैरिटीज आती है। एंड में एक पैराग्राफ लिख सकते हो थोड़ा डिफरेंस पे, पर 80 to 90% फोकस सिमिलैरिटीज पे होता है कंपेयर जब आता है, तभी लिखा होता है कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट। कॉन्ट्रास्ट टॉक्स अबाउट डिसिमिलैरिटीज, डिफरेंसेस। ये हमेशा ध्यान रखना, कंपेयर में सिमिलैरिटीज की बात करते हैं, कॉन्ट्रास्ट में डिफरेंसेस। राइट, और डिफरेंस तो वही हो गया प्रॉपर। राइट, कभी देखना यूपीएससी मैक्सिमम क्वेश्चन लिखता है कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट। ओके, डन। ऑलराइट, नेक्स्ट सेट ऑफ आते हैं क्रिटिकल बेस्ड। पहले तो स्ट्रेट फॉरवर्ड थे, राइट, डिस्क्रिप्टिव टाइप, नाउ क्रिटिकल बेस्ड। बेसिकली यहाँ पे यूपीएससी आपको टेस्ट करता है कि यहाँ पे आपकी इन डेप्थ एनालिसिस स्किल सेट टेस्ट हो रहे हैं, आपने टॉपिक को कितने अच्छे से समझा है। पहले तो बस जो टॉपिक के बारे में पढ़ा था वही लिखना था, अब आपकी एनालिसिस टेस्ट होती है यहाँ पे। राइट, इसमें मतलब एक कीवर्ड हमेशा ध्यान रखना या फिर माइंडसेट में क्लियर रखना, बेशक यूपीएससी चाहता ये है कि आपका ओपिनियन आए बाहर, कि उस टॉपिक को लेके आपका ओपिनियन क्या है, पर हमेशा ध्यान रखना आपका ओपिनियन कुछ भी नहीं है। यू आर जस्ट अ स्टूडेंट, यू आर रीडिंग द कंटेंट ऑफ सम अदर एक्सपर्ट ने जो लिखा है। राइट, तो आपका जो ओपिनियन होता है वो क्या आपका किसी एक्सपर्ट का ओपिनियन है, तो आपको हमेशा कोट करना है किस एक्सपर्ट का, किस कमीशन का, या किस लीडर ने कहा है। यू ऑलवेज हैव टू कोट देम, ये हमेशा ध्यान रखना, आपका कभी ओपिनियन नहीं होगा वो। जिस दिन आपने दिखा दिया कि ये मेरा खुद का ओपिनियन है, यूपीएससी उसी टाइम मार्क्स डिडक्ट कर देगा। दे आर वेरी मच स्ट्रिक्ट अबाउट दीज थिंग्स, क्योंकि हम स्टूडेंट, हम तो हमने खुद थोड़ा जनरेट किया कंटेंट, तो हमारा तो ओपिनियन हो ही नहीं सकता ना वो। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस, देन सेकेंडली आप लोगों ने ऑफिसर बनना है, नॉट एन एक्सपर्ट। तो आपका जो ओपिनियन होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? बैलेंस अप्रोच, पॉजिटिव भी पता होना चाहिए, नेगेटिव भी पता होना चाहिए, और जो एंड में कंक्लूजन होना चाहिए वो हमेशा प्रो गवर्नमेंट। चाहे आपको वो गवर्नमेंट का स्टैंड उसमें अच्छा ना लगे, पर यू ऑलवेज हैव टू टेक प्रो गवर्नमेंट स्टैंड, ये हमेशा ध्यान रखना। कहने के लिए क्रिटिकल है, मतलब कि इन डेप्थ एनालिसिस करके आओ, कुछ नहीं है ये सब, जो गवर्नमेंट का स्टैंड है वही रखना है। राइट, ये ध्यान रखो। ओके, सो क्रिटिकल बेस्ड। ओके, सो फर्स्ट इज एनालाइज। तो एनालाइज में क्या करोगे आप?
एनालाइज योर परफॉर्मेंस। अभी तक आपकी लास्ट 20 डेज में कैसी परफॉर्मेंस हुई है, एनालाइज करो। कैसे करोगे? ओके, और इंडिकेटर्स के बेसिस पे, और रिजल्ट्स। ओके, और एग्जैक्टली। तो आप क्या करोगे? आपकी परफॉर्मेंस की जो सारी मतलब ये एस्पेक्ट ऑफ स्टडिंग है, सबको ब्रेक डाउन कर दोगे डिफरेंट, की प्रिपरेशन कैसी है, आंसर राइटिंग में प्रॉब्लम आ रही है कि नहीं आ रही, रीडिंग में प्रॉब्लम आ रही है, नोट्स में प्रॉब्लम आ रही है। तो आपने ये पूरे टॉपिक को ब्रेक डाउन कर दिया, होल टॉपिक इज ब्रोकन डाउन, और फिर हर एस्पेक्ट को चेक कर रहे हो, पॉजिटिव नेगेटिव। तो बेसिकली यू ब्रेक डाउन दी होल टॉपिक एंड देन हर सब टॉपिक को आप चेक कर रहे हो। दिस इज एनालिसिस, राइट? सो बेसिकली एनालिसिस में क्या कर रहे हो, यू ब्रेक डाउन अ टॉपिक इनटू पार्ट्स, राइट, एंड देन examine each topic, each part, sorry, right? तो पूरे टॉपिक को पार्ट्स में डिवाइड करता हूँ और फिर हर पार्ट को एग्जामिन करो। दिस इज हाउ यू डू द एनालिसिस। अब सपोज आपको यूपीएससी की प्रिपरेशन की एनालिसिस करनी है, कैसे करोगे? हाँ, यू विल लिस्ट डाउन ऑल दी सब्जेक्ट्स, सब्जेक्ट्स को लिस्ट डाउन करोगे पहले, राइट, सारे अपने जीएस के। फिर हर सब्जेक्ट के चेक करोगे कि आपकी उसके सब्जेक्ट के नोट्स बने या नहीं बने। फिर चेक करोगे उसमें कभी आपने आंसर राइटिंग की है नहीं की। फिर चेक करोगे उसके कभी पी वाई क्यू देखे हैं मीन्स के। देन चेक करोगे उसके प्री रिलेटेड कंटेंट रेडी है या प्री परस्पेक्टिव से पता है कि नहीं आपको। एंड देन फिर वापस आओगे, फिर चेक करोगे आपके नोट्स अच्छा इनके हिसाब से बने नहीं बने, फिर उसको चेंज करोगे। दिस इज हाउ यू डू इट। और ये हर सब्जेक्ट में भी सब्जेक्ट को भी फर्दर सब डिवाइड करोगे सब टॉपिक्स पे। दिस इज हाउ यू डू इट। तो यही हमने अप्रोच रखी है, हमने सब टॉपिक वाइज चल रहे हैं। तो आपको आइडिया लग रहा है हर सब टॉपिक पे नोट्स रेडी है या नहीं, नहीं है तो कंटेंट मिल रहा है, उस पर आंसर राइटिंग भी हो रही है, और पी वाई क्यू का भी अब आइडिया लग रहा है। अभी तो यही कर रहे हैं, प्री का बाद में देखेंगे। सो दिस इज हाउ यू डू द एनालिसिस। पर यूजुअली हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट वाइज लेके चलते हैं। जैसे इकॉनमी की बुक कंप्लीट हो गई है, हमारा इकॉनमी तैयार हो गया। नो, दिस इज नॉट हाउ प्रिपरेशन इज डन। आपको माइक्रो लेवल पे जाना पड़ता है, बिकॉज क्वेश्चन जब यूपीएससी पूछेगा वो माइक्रो लेवल पे जाके पूछेगा। वो तो क्या करें, सिलेबस उठाएगा ना, सिलेबस हमने देखा ही नहीं है, नहीं। तभी मैं बोलता हूँ सिलेबस की कॉपी रखा करो अपने पास, बहुत ज़रूरी है, राइट? ओके, ओके, इवैल्यूएट। ओके, अब देखो इवैल्यूएट में क्या होता है, आप चेक कर रहे हो किसी टॉपिक को, राइट? तो बेसिकली हर टॉपिक के दो साइड्स होंगे, पॉजिटिव नेगेटिव। तो इवैल्यूएट में क्या करोगे आप, बेसिकली टॉपिक को इंट्रोड्यूस करो, नॉर्मल इंट्रोडक्शन, एंड देन टॉक अबाउट इट्स पॉजिटिव एंड नेगेटिव्स, एंड जस्टिफाई करो पॉजिटिव, जो भी अगर उसके पॉजिटिव एडवांटेजेस है एग्जाम्पल के साथ जस्टिफाई करो, फिर ऐसी डिसएडवांटेजेस विद एग्जाम्पल, एंड एंड में फिर आपका अपना कंक्लूजन होना चाहिए कि वेदर इट इज बेनिफिशियल और नॉट, राइट? दिस इज इवैल्यूएशन। तो जहाँ पे बेसिकली आपका फोकस करेगा, पहले इंट्रोडक्शन लिखोगे,
then you talk about positive, negative, and then conclude. And you have to justify with examples or evidences. Right? जैसे क्वेश्चन आता है, evaluate the effectiveness of you can say RTI bill, राइट टू इन्फॉर्मेशन बिल की इफेक्टिवनेस. तो इवेल्युएट करो, कैसे स्टार्ट करोगे? इंट्रोड्यूस करोगे RTI बिल क्या है, राइट? देन यू विल टॉक अबाउट इफेक्टिवनेस, इवेल्युएट द इफेक्टिवनेस. दैट मीन्स पहले पॉजिटिव लिखोगे, क्या क्या बेनिफिट्स हुए उससे, उसको जस्टिफाई करोगे एग्जाम्पल्स के साथ, राइट? देन नेगेटिव्स, जिसमें ये वीकनेस है, वो भी एग्जाम्पल के साथ जस्टिफाई करोगे कि हाँ ये वीकनेस दिख रही है हमें. एंड जब कंक्लूड करोगे, कंक्लूड कैसे करोगे? हमेशा पॉजिटिव टोन में कि दिस बिल इज द स्टेप इन द राइट डायरेक्शन. हाँ इसमें कुछ कमी है, एरर्स एंड ओमिशंस आर देयर, उन पे वर्क करके ऑब्वियसली वी कैन मेक इट मोर इफेक्टिव. ऐसे कंक्लूड करना, राइट? दिस इज व्हाट इवैल्यूएशन इज. यूपीएससी यूजुअली पूछेगा नहीं, वो नहीं जाएगा. अगर होएगा भी ना नेगेटिव टॉपिक, तो उसको भी आप पॉजिटिव बनाना पड़ेगा. ये कोई ऐसा टॉपिक नहीं है सिलेबस में जो नेगेटिव है, उसका हमेशा कुछ ना कुछ रेलिवेंट रहेगा गवर्नेंस में, सोसाइटी में. ये ध्यान रखो. जैसे अगर हेट स्पीच भी है, हेट स्पीच पे वो आता है सपोज कि इसको क्रिमिनलाइज करना चाहिए नहीं करना चाहिए, क्वेश्चन ऐसे आएगा. तो क्या करना चाहिए? हमें लग रहा है करना चाहिए क्रिमिनलाइज, नो. बैलेंस शुड भी देना बिटवीन स्पीच एंड एक्सप्रेशन एंड पब्लिक मोरालिटी. तो ऐसे आपको एंड कंक्लूड करना है, राइट? पर कोई फुल स्टॉप वो नहीं लगना चाहिए कि मतलब पूरा बैन लगा दो, फुल स्टॉप बैन, वो नहीं किसी भी टॉपिक पे आएगा. ये ध्यान रखना. सोसाइटी में कैसे? हाँ वहाँ जा सकते हैं चाइल्ड लेबर है इसमें, पर चाइल्ड लेबर में भी देखो पूरा फुल स्टॉप नहीं है. वहाँ पे भी क्या हैजर्डस इंडस्ट्रीज में है, पर व्हेन इट कम्स टू एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री वहाँ तो अलाउड है. और उसमें भी अगर मतलब बच्चे की लाइवलीहुड या सॉरी बचपन खराब नहीं हो रहा और बाय वर्किंग एट सम प्लेस, तो वो अलाउड है. उसकी बेसिक राइट्स इफेक्ट नहीं होने चाहिए, एक्सेस टू एजुकेशन एंड ऑल, ये चीज, राइट? तो फुल स्टॉप बैन कभी लगता नहीं एकदम से, मतलब वो सोसाइटी ही लगाती है, हम नहीं लगा सकते कभी. हम्म. हम्म. करो हाथ ऊपर. हम्म. मैं वही, हम तो करके हटे हैं, बताओ कौन बताएगा इफेक्टिवनेस ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन? हाँ कैसे बताओगे, बताओ. डायमेंशंस दो ना, मैंने आपको दिए थे, किस वे से सोचना है, क्रॉप वाइज, रीजन वाइज, सोशल वाइज. तो क्रॉप वाइज कैसे बताओगे इफेक्टिवनेस? हाँ प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हुई इन केस ऑफ राइस एंड व्हीट. तो हमें क्रॉप डिस्पैरिटी दिखी है, कुछ क्रॉप्स में हमें ग्रोथ दिखी है, कुछ में नहीं दिखी है. तो पॉजिटिव में आ जाएगा जहाँ ग्रोथ दिखी है, नेगेटिव में जहाँ नहीं दिखी. ऐसी रीजन वाइज डिस्पैरिटी, कुछ रीजन में हुई है कुछ रीजन में नहीं हुई है. फिर ऐसी सोशल एस्पेक्ट वाइज, कुछ फार्मर्स की ग्रोथ हुई है कुछ की नहीं हुई है. बस ऐसे. अब तो आना चाहिए रिवाइज, अब तो हफ्ते से रिवाइज भी कर रहे हो, अब तो साथ ही साथ क्लिक होना चाहिए कैसे हमें कंपेयर करना. कैसे? हाँ तो इफेक्टिवनेस दिखी है, हैंड टू माउथ कंडीशन से हम फूड सरप्लस हो गया, देन वी आर फूड एक्सपोर्टिंग नेशन ऑल्सो. वो है, मतलब आप वो ना देख लेना एग्रीकल्चर वाले सेशंस, उसमें मैंने ये डेटा वगैरह सब दे रखा है.
तो उसमें वो क्लैरिटी मिल जाएगी आपको। और उसमें ये कि पहले पॉजिटिव लिखोगे ग्रीन रेवोल्यूशन के और फिर नेगेटिव। जी हाँ हाँ, इफेक्टिवनेस कितना इफेक्टिव रहे हो, ग्रीन रेवोल्यूशन कितना इफेक्टिव, एंड देन केस स्टडीज डाल दो, पंजाब की डाल दो कि 60s में कैसे एनुअल इनकम ग्रोथ हुई है फार्मर्स की, और अब सिंस 2010 क्या हो गया, प्लेटो हो गया या फिर डिक्लाइन हो रही है। खुद भी क्रिएट कर सकते हो केस स्टडीज ऐसे, राइट। ओके, ऑलराइट, इवैल्यूएट हो गया, एंड कंक्लूजन में आपका मतलब आपका स्टैंस दिखना चाहिए कि आप फेवर कर रहे हो उसको या फिर अगेंस्ट हो, जो भी होगा, राइट। तो इसमें कंक्लूजन आएगा। ओके, देन कम्स जस्टिफाई एडवोकेट। देखो जस्टिफाई एडवोकेट, एडवोकेट क्या करता है? हुँ? तो बेसिकली दो साइड्स होती है, एक की साइड एडवोकेट होएगा, इसको तो प्रॉपर जस्टिफाई करेगा फिर, और दूसरे को काउंटर करेगा, इसको काउंटर करेगा। तो ऐसी जस्टिफाई एडवोकेट में क्या होता है, कोई आपको एक स्टेटमेंट देगी, जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट या एडवोकेट फॉर दिस स्टेटमेंट, तो आपको एक स्टेटमेंट के बिल्कुल प्रो के लिखना है, पूरे स्टेटमेंट्स देनी है उसके, और दूसरा जो आर्ग्यूमेंट होगा उसके बिल्कुल एंटी लिखना है, राइट। इनडायरेक्टली वही आ गया पॉजिटिव नेगेटिव, पर दिस इज हाउ यू हैव टू अप्रोच। पर आपको वहां पे बिल्कुल भी हल्का सा दूसरे ओपिनियन की तरफ बायस नहीं होना, वो उस तरफ हमेशा आपको एंटी दिखना है कि टोटली एंटी, तो चाइल्ड लेबर ही आ गया, तो एडवोकेटिंग फॉर द चाइल्ड लेबर, राइट। तो चाइल्ड लेबर के केस में आपको क्या है, बिल्कुल एक ही स्टैंस रखना है, वही आपके आंसर में दिखना चाहिए, राइट। ये चीज ओके। रिव्यू एग्जामिन, एग्जामिन जैसे अगर हम कोई कॉपी चेक करते हैं तो क्रिटिकल होके चेक करते हैं, क्योंकि मार्क्स देने हैं, तो आप एक एक लाइन को अच्छे से ऑब्जर्व करिए, अच्छा ये मार्क्स ऑब्जर्व करते हैं नहीं करते हैं। तो ऐसे ही आपने क्या किया है, एक टॉपिक को खोल लो, उसके सारे पार्ट्स को, जैसे एनालाइज में क्या कर रहे हैं, हर पार्ट को खोल लिया, राइट। अब हर पार्ट को आप क्या कर रहे हो, प्रॉपर्ली एग्जामिन कर रहे हो, और उसमें ओपिनियन रख रहे हो अपना कि इस पार्ट को लेके ऐसे होना चाहिए। अगर सपोज ग्रीन आपको एग्रीकल्चर को लेके ग्रोथ करानी है, राइट, मार्केटिंग को लेके अगर है, राइट, गवर्नमेंट करेगी नहीं एपीएमसी के थ्रू, आप करो नहीं प्राइवेट प्लेयर के थ्रू, कोई कह रहा है एफपीओ के थ्रू, पर जो आप व्यू पॉइंट रख रहे हो उसको लेके क्लियर होना चाहिए आपका, राइट। तो आप क्रिटिकल हो रहे हो कि अच्छा ईपीएमसी नहीं, इसके ये वीकनेसेस है, मैं इसको सपोर्ट नहीं करता, प्राइवेट प्लेयर्स को इसके इन्वॉल्व नहीं करना, पर एफपीओ को इन्वॉल्व करो बिकॉज इसके ये एडवांटेजेस है, दैट इज हाउ यू हैव टू एग्जामिन। तो बेसिकली आपने क्या किया, इसमें कुछ नहीं करना, पूरे टॉपिक को खोल लेना है, और हर टॉपिक को क्या करना है, पार्ट्स वाइज एग्जामिन करना है, उसके पॉजिटिव नेगेटिव देखने, राइट। ये चीज ये क्लियर, ओके। देन आता है डिस्कस, इसमें पूरी फ्रीडम होती है, पूरी फ्रीडम है आपके पास, डिस्कस अबाउट दिस पर्टिकुलर टॉपिक, तो पूरी डिटेल में डिस्कस करो टॉपिक को, पूरे टॉपिक को उठाओ, उसके कंपोनेंट्स देखो, हर कंपोनेंट की स्ट्रेंथ वीकनेस देखो, और डिटेल में करो डिस्कस, इन डेप्थ एग्जामिनेशन होती है इसमें। इसमें कोई यूपीएससी वो ब्रेक नहीं लगाते, इसमें आपके ऊपर जैसे मर्जी एग्जामिनेशन करो इन डेप्थ, इसलिए डिस्कशन हो रही है, राइट। देन ऐसी यूजली एथिक्स में पूछ लेते हैं ये, टू व्हाट एक्सटेंट, टू व्हाट एक्सटेंट डू यू एग्री विद दिस, राइट।
तो इसमें क्या आपको दोनों साइड दिखाना है, पॉजिटिव नेगेटिव। पहले तो एग्री वाली, किस एक्सटेंट तक एग्री कर रहे हो, जस्टिफाई करो। जैसे टू व्हाट एक्सटेंड ग्रीन रेवोल्यूशन वाज सक्सेसफुल, तो पहले आपने दिखा था कहाँ तक सक्सेसफुल था, किस किस एरिया में, वो जस्टिफाई किया। फिर पर इट हैज़ फेल इन सम एरियाज, वो बता दो फिर। तो दोनों साइड देनी है आपको, टू व्हाट एक्सटेंट, राइट। देन लास्ट टर्म कमेंट। तो कमेंट में होता है कमेंट ऑन दिस टॉपिक। तो एक स्टैंड रखना है आपको बस, या फेवर या अगेंस्ट इन केस ऑफ कमेंट। कमेंट ऑन ग्रीन रेवोल्यूशन, तो कमेंट कर रहे हो तो पॉजिटिव रखोगे या फिर नेगेटिव रखोगे इसमें? हाँ नहीं, इसमें कमेंट पास। हाँ, कमेंट में अपना ओपिनियन होता है। बस एंड में 20-30% थोड़ा सा दूसरा ओपिनियन बता सकते हो, पर मेजरली आपका फोकस होना चाहिए अपने ओपिनियन पे। हाँ, वो अब डिपेंड करता है ना टॉपिक पे। नहीं, अगर सपोज हेट स्पीच आ गया, चाइल्ड लेबर आ गया, तो वहाँ तो आपका स्टांस नेगेटिव रहेगा। मतलब देखो, स्टांस जो गवर्नमेंट का है वही स्टांस रहेगा। अब गवर्नमेंट का स्टांस पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, ये ध्यान रखो। हमारा नहीं स्टांस होता कुछ। पर इसमें मतलब ऐसे लगा लो 70-30, 70% आपका जस्टिफिकेशन में जाएगा कि अच्छा क्यों आपका कुछ स्टैंड है। बाकी लास्ट 30% में आप दिखा दो थोड़ा सा कि अच्छा दूसरा ओपिनियन भी एग्जिस्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे चाइल्ड लेबर का है, तो गवर्नमेंट ने तो 6 to 14 के लिए कर रखा है कि आप कर सकते हो, नॉट इन गुजरात। तो उसमें हम उसके लिए प्रोवाइड करेंगे कि बिल्कुल सही कर सकते। हाँ, एंड में थोड़ा सा लिख देंगे कि कौन सी। पर आपको स्टैंड तो वही गवर्नमेंट का ही रखना पड़ेगा, या फिर आप कोई कमेटी बिठाई हो गवर्नमेंट ने, उसका स्टैंड कोट कर दो। पर मेजरली गवर्नमेंट का रखता है। GS2 में पॉलिटी में पूरा सुप्रीम कोर्ट का स्टैंड रहेगा एंड पार्लियामेंट का, ये दो स्टैंड रखने होते हैं। IR में तो है ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रहेगा, वो तो उसमें तो कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। उसमें तो आप अपना ओपिनियन दिखा ही नहीं सकते। आपने अगर गलती से एंटी इंडिया स्टैंड दिखा दिया, एंटी नेशनल डिक्लेयर हो गया, आप वैसे ही आपको मार्क्स मतलब पेपर ही स्क्रैप ऑफ कर देगा आपका वो उसी टाइम। ये तो ऑब्वियस है। GS2 में मतलब GS2 में बहुत ध्यान रखना है। फिर व्हेन इट कम्स टू गवर्नेंस, गवर्नेंस में तो वही पॉजिटिव नेगेटिव रहता है, उसमें इतना इशू नहीं आता। व्हेन इट कम्स टू सोशल इश्यूज, हाँ, जो गवर्नमेंट का स्टैंड है वो ध्यान रखना है। जैसे क्योंकि जो इशू होते हैं ट्रांसजेंडर वगैरह, उनमें बहुत ध्यान से लिखना पड़ेगा आपको। वहाँ आपको प्रो गवर्नमेंट होके ही लिखना पड़ेगा, और गवर्नमेंट हमेशा अच्छा ही चाहेगा, वेलफेयर ही चाहेगा, ये चीज़, राइट। तो ये चीज़, ये क्लियर? ओके। अब देखो, अब ये सारे थे कमेंट, डिस्कस, इवैल्यूएट, एग्जामिन। इसके आगे एक और टर्म लगा देते हैं यूपीएससी, क्रिटिकली। व्हेन इट कम्स टू क्रिटिकली, तब आपको पूरा शो शॉट स्टैंड लेना है एक साइड होके। जैसे सिर्फ एनालाइज लिखा है तो आपसे क्या होता है कि आप थोड़ा सा दोनों व्यू पॉइंट दिखा देते हो, इवैल्यूएट में भी दिखा रहे हो, एग्जामिन में भी। पर व्हेन इट कम्स टू क्रिटिकली एग्जामिन, क्रिटिकली इवैल्यूएट, तो आपको सिर्फ एक स्टैंड रखना है क्लियर होके, उसके प्रो के बोलना है, दूसरे स्टैंड के बिल्कुल एंटी बोलना है। तब आप बिल्कुल भी हल्का सा झिझक नहीं सकते व्हेन इट कम्स टू क्रिटिकली इवैल्यूएट योर कमेंट। वहाँ ये चीज़ ध्यान रखना। मतलब ये चीज़ आपकी कहाँ दिखेगी? कंक्लूजन में। कंक्लूजन में यू हैव टू बी वेरी बोल्ड व्हेन इट कम्स टू टर्म्स लाइक क्रिटिकली एनालिसिस, क्रिटिकल इवैल्यूएट, वहाँ आपको बोल्डली लिखना पड़ेगा। हुँ? हाँ, हाँ, वहाँ बैलेंस नहीं आएगा व्हेन इट कम्स टू क्रिटिकल। वैसे नॉर्मली आप डिस्कस वगैरह में लिख लो, पर व्हेन क्रिटिकल अगर वर्ड आ गया तो आपको एक स्टैंड लेना पड़ेगा, और वो एक स्टैंड गवर्नमेंट का ही होगा। तो आप बैलेंस भी नहीं दिखा सकते, ये ध्यान रखना। ठीक है?
हर क्वेश्चन पॉइंट्स को रिलेट करना है, इसमें डायग्राम ऐसे वो आपकी फ्लेक्सिबिलिटी है, आपके ऊपर है, इट्स अप टू यू कैसे प्रेजेंट कर सकते हो। पर मैक्सिमम मतलब ट्राई करो पॉइंट्स में, मैक्सिमम पॉइंट्स लिख सकते हो, पर पैराग्राफ पे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। उसके सामने डिस्कशन हाँ लिख सकते हो, पर वही ट्राई करो कि मैक्सिमम पॉइंट्स आए उसमें, राइट। ओके, तो देखो जो डिस्क्रिप्टिव वाले थे, डिफाइन, हाँ हाँ, अब देखो जो क्या कहते हैं डिस्क्रिप्टिव टाइप वाले थे, डिफाइन वगैरह, उनमें इतना कंक्लूजन इतना मैटर नहीं करता, पर व्हेन इट कम्स टू दिस क्रिटिकल टाइप डिस्क्रिप्ट डायरेक्टिव्स, इनमें कंक्लूजन मैटर करता है, तो ये ध्यान रखना। और यूजली ये जो ये वाली कीवर्ड्स यूपीएससी डालेगा 15 मार्कर्स में, 10 मार्कर्स में हार्डली पूछता है, तो 10 मार्कर्स में इंट्रो कंक्लूजन की तो गेम रहती ही नहीं है। वो क्या रहते हैं, स्टार्टिंग के 5 क्वेश्चन लिखोगे आप इंट्रो कंक्लूजन वाले, बाकी 5 तो आप लिखते ही नहीं, टाइम ही नहीं होता। या फिर आप स्टार्ट ही 15 मार्कर से करोगे, तो जब तक आप 10 मार्कर पे आते हो टाइम हार्डली कितना बचता है, 1 घंटा बचता है, 1 घंटे में 10 क्वेश्चन लिखने हैं, तो आपका एम क्या रहता है, बॉडी पे फोकस करो, तो इंट्रो कंक्लूजन वैसे ही खत्म हो जाती है, राइट। और ये जो डायरेक्टिव्स होते हैं क्रिटिकली डिस्कस वगैरह, कोई ध्यान नहीं देता, सबके माइंड में क्या रहता है, बस पॉजिटिव नेगेटिव लिखो खत्म, ये चीज़। और इस केस में इतना इन डेप्थ मत जाना डायरेक्टिव्स के केस में, मतलब मेरी एडवाइस रहेगी, क्योंकि यूपीएससी क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, एक क्वेश्चन में 3 पार्ट्स पूछ रहे हैं, तो अगर आप 3 पार्ट्स में हर पार्ट के अगर डायरेक्टिव्स पे फोकस करने लग गए, तो भूल जाओ, फिर आपका अटेम्प्ट होएगा क्वेश्चन। सिंपली जो उस वक्त आता है ना कि अच्छा पॉजिटिव पूछ रहा है, पॉजिटिव लिखो, सेकेंड पार्ट पे जाओ, फिर थर्ड पार्ट पे जाओ। ये तो तब होता है कि अगर टाइम बहुत ज़्यादा है आपके पास, या फिर अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो अभी से आदत पड़ जाएगी कि एग्जामिन पूछ रहा है, डिस्कस पूछ रहा है, एनालिसिस पूछ रहा है क्या। तो देखो आपने ऑब्जर्व किया सब में बेसिकली क्या है, 2 ओपिनियन है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही लिखने हैं, जस्टिफाई करने विद एग्जाम्पल्स, बस। बस आपको वो क्लियर स्टेटमेंट रखनी है गवर्नमेंट के हिसाब से, जो गवर्नमेंट कह रहा है वही आपको करना है, तो गेम पूरी है कंटेंट की, ये ध्यान रखना। बस ये चीज़ ध्यान रखना, डिस्क्रिप्टिव और क्रिटिकल में अगर डिस्क्रिप्टिव वाला है तो उसमें डिटेल में नहीं जाना, पर ये एनालिसिस एग्जामिन वगैरह आगे तो थोड़ा डिटेल में जाना है, वहाँ पे थोड़ी एनालिसिस दिखनी चाहिए आपकी। और एनालिसिस क्या होती है, न्यूज़पेपर बेस्ड, कोई कमेटी, नीति आयोग या फिर गवर्नमेंट, खुद की एनालिसिस कुछ नहीं होती, ये ध्यान रखना। तो कोट हमेशा करना है सोर्सेस को, राइट। तो न्यूज़पेपर तो मैं कहूँगा कि आप फॉलो करना स्टार्ट करो, क्योंकि न्यूज़पेपर की जो हेडिंग्स होती है वही एज इट इज़ आप कोट कर सकते हो, आईआर में तो स्पेशली डॉक्टर एस जयशंकर, मोदी जी क्या बोल रहे हैं, डायरेक्टली यूज़ करो कोट्स को, राइट। अभी जैसे अब ट्रम्प इलेक्ट हुए हैं, तो मोदी जी ने कुछ स्टेटमेंट दी होगी, तो उसको एज इट इज़ यूज़ करो, इंडिया यूएस रिलेशन में यूज़ कर सकते हो आप, ये चीज़। नहीं, वहाँ जरूरी नहीं डेफिनेटली, अगर कोई स्पेशल है वर्ल्ड बैंक के, यूएनडीपी के वगैरह, तो डाल दो अकॉर्डिंग टू यूएनडीपी, ऐसे नहीं, उधर अकॉर्डिंग टू नीति आयोग तो डाल ही दो। हाँ वो तो नीति आयोग तो हर चीज़ में घुसा हुआ है, राइट। ओके, सो राइट इंटरप्रिटेशन में क्या था, एक तो आपको डायरेक्टिव्स का क्लियर होना चाहिए, डायरेक्टिव्स क्लियर रहेंगे तो आपको अपने आप स्ट्रक्चर ऑफ द आंसर भी बनना बन जाएगा आपका, राइट। ओके, और अब जब आपका स्ट्रक्चर बनेगा, तो टाइम मैनेजमेंट आपकी और इफेक्टिव हो जाएगी अपने आप ही ऑटोमेटिकली, राइट। ओके, अब जब आपने आंसर्स लिखने हैं, जो मैंने ऑब्जर्व किया है, आप इंट्रो नहीं लिख पा रहे थे अच्छे से, ठीक? देखो इंट्रो के लिए कुछ ज़्यादा एफर्ट्स डालने की ज़रूरत नहीं है,
मैंने अभी आपको क्या बोला है, जैसे जैसे हम टॉपिक्स कवर करते जा रहे हैं तो मैं हर टॉपिक को आपको एक उसका ब्रॉडर पिक्चर देता हूँ। तो जब आपको ब्रॉडर पिक्चर मिलते जा रही है हर टॉपिक की, तो सॉरी, वही हमारा गोल है। अब सपोज एम्प्लॉयमेंट हमने टॉपिक किया, स्किल सेट किया, राइट? तो स्किल सेट से हम क्या अचीव करना चाहते हैं, बताओ? एम्प्लॉयमेंट, ओके। और हमने किस बड़े टॉपिक में पढ़ा था वो? इकोनॉमिक ग्रोथ, ओके। इंक्लूसिव ग्रोथ। तो आपको सिंपली क्या करना है, उस टॉपिक को उसके बड़े टॉपिक से लिंक करना है बस, और वही आपको इंट्रो कंक्लूजन बनाने में हेल्प करेगा। तो जब आपको पता चले स्किल सेट या जॉब वाला टॉपिक जो हम पढ़ते हैं, दैट इज पार्ट ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ। सिलेबस में इंक्लूसिव ग्रोथ लिखा है ना, स्किल सेट तो लिखा नहीं है। तो स्किल इंक्लूसिव ग्रोथ को यूज करो इंट्रो कंक्लूजन में। दिस इज हाउ यू हैव टू थिंक। या फिर कुछ इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन हो रहा है, पर हम चाहते क्या है? हाँ, इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन, उसके लिए टर्म क्या यूज करते हैं? सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो वो दिखनी चाहिए आपके इंट्रो कंक्लूजन में कि अच्छा ये पोल्यूशन हो रहा है, इट इज इम्पैक्टिंग दी सस्टेनेबल डेवलपमेंट। कैसे दिखा दो? तो एफर्ट्स नहीं डालने आपको इंट्रो कंक्लूजन के लिए। इट्स लाइक मैं हमेशा कैसे पढ़ता था कि जो बॉडी पार्ट है, देखो, बॉडी पार्ट में आप जाते हो इन डेप्थ, राइट? इन डेप्थ में जाते हो, तो इन डेप्थ में डिटेल में किसका काम होता है? सेक्रेटरी का काम होता है, राइट? पर इंट्रो कंक्लूजन क्या है? ये एक टॉपिक को बड़े पिक्चर में देख रहा है, राइट? तो मोदी जी अगर स्किल सेट को देख रहे हैं तो वो एक बड़ी पिक्चर की लेंस से देख रहे हैं ना। तो इंट्रो कंक्लूजन हमेशा देखो मोदी जी कैसे देख रहे हैं उस टॉपिक को, तो आपके लिए बहुत ईजी होएगा सोचना। मोदी जी को कुछ लेना देना नहीं, स्किलिंग चाहे 4% लोगों की स्किलिंग हो रही है चाहे 10% की हो रही है, वो ओवरऑल क्या देखते हैं? ओवरऑल इंडिया की ग्रोथ, इंक्लूसिव ग्रोथ हो रही है कि नहीं, अमृतकाल अचीव कर पाएंगे कि नहीं, वो ये देख रहे हैं। वो उसके अंदर नहीं जा रहे। अगर कहीं फ्लड आ गया तो मोदी जी वो फ्लड को ऐसे नहीं देख रहे कि वो देख रहे कि ओवरऑल पिक्चर किसकी वजह से हो रही है, क्लाइमेट चेंज की वजह से इंपैक्ट हो रहा है, और इसकी वजह से क्या हो रहा है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंपैक्ट हो रही है। तो मोदी जी वो बोलेंगे। और फ्लड कहाँ आ रहा है मोदी जी को नहीं पता होगा, वो सेक्रेटरी बताएगा। तो बॉडी पार्ट क्या है, वो इन डेप्थ वाली चीज, वहां आपको डिटेल में जाना है। तो जब इंट्रो कंक्लूजन सोचना है उसके लिए आप हमेशा सोचो मोदी जी कैसे देख रहे हो उस टॉपिक को, और वही यूज करो जो मोदी जी कीवर्ड्स यूज करते हैं। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इंक्लूसिव ग्रोथ, यही कीवर्ड्स यूज करते हैं। वही हमें दिखाना है इंट्रो कंक्लूजन में, और कुछ नहीं दिखाना, राइट? एक तो ये हो गया वे इंट्रो कंक्लूजन का, राइट? और वे क्या होते हैं इंट्रो इंट्रो के? न्यूज़पेपर इवेंट्स उठा लो। अब जैसे क्लाइमेट चेंज इज अ ग्लोबल प्रॉब्लम, तो न्यूज़पेपर में इतने इवेंट्स आ रहे हैं डेली। वैसे भी है तो एग्जाम्पल याद करनी ही हमें, जैसे कल करेंगे क्लाइमेट चेंज, तो एग्जाम्पल्स हम याद करेंगे, तो उसी की एक समरी लिख दो, क्लाइमेट चेंज। या फिर क्वेश्चन में क्या था, क्लाइमेट चेंज इज अ ग्लोबल प्रॉब्लम, हाउ इंडिया इज विल बी अफेक्टेड बाय क्लाइमेट चेंज, हाउ कोस्टल स्टेट्स विल बी अफेक्टेड। पर इसमें रीजन तो नहीं पूछा ना, इसमें पूछा इम्पैक्ट। तो स्टार्टिंग में आप इंट्रोडक्शन रीजंस भी दे सकते हो, इंक्रीजिंग कंजम्पशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, इंक्रीजिंग ह्यूमन पॉपुलेशन, ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्रीज राइज हो रही है, हैज लेड टू दी क्लाइमेट चेंज बिकमिंग अ ग्लोबल प्रॉब्लम। कैसे स्टार्ट कर सकते हो? कंटेंट वही है, वहां पे आप रीजंस दे दो, नहीं तो कोई इवेंट बता दो। तो फ्लेक्सिबिलिटी लेके आओ अप्रोच में, राइट? यू कैन टॉक अबाउट कॉजेस ऑफ दैट, क्या कहते हैं, फिनोमिना इंट्रोडक्शन में। या कोई आपके पास कोई स्टेटमेंट हो किसी की, जैसे आईपीसीसी की, या फिर कोई डेटा प्रेजेंट हो आपके पास, ऐसे स्टार्ट कर सकते हो। सो वैरायटी ऑफ, क्या कहते हैं, इंट्रोडक्शन आर पॉसिबल। इट्स अप टू यू। देखो इंट्रोडक्शन से क्या होता है कि
आपकी उस बेसिकली एग्जामिनर की आई बॉल्स कैच करनी है आपको। अगर उसे लगे हाँ यार इसने कुछ इंटरलिंक किया है करंट से, वो वैसे ही इंप्रेस हो जाएगा कि बुकिश कंटेंट नहीं लिखा है इसने, इसने करंट से लिंक कर दिया, अपने इंप्रेस होकर देगा मार्क्स को, राइट। तो ये आपकी बहुत सारी वैरायटीज पॉसिबल है ये चीज। देन कम्स कंक्लूजन। कंक्लूजन हमेशा टॉपिक में देखो, अब देखो, अब जैसे वो था हाउ विल यू, मतलब हाउ इंडिया विल बी इफेक्टेड बाय क्लाइमेट चेंज, सिंपली इम्पैक्ट पूछा है, पर इसमें सोल्यूशन तो नहीं पूछा। तो आप कंक्लूजन में सोल्यूशन दे सकते हो, 3-4 सोल्यूशन दे दो, ये दे सकते हो। अगर पूछा हुआ है क्वेश्चन में सोल्यूशन, फिर तो इसको नहीं दोगे, फिर आप क्या दोगे, फिर आपके बड़ी पिक्चर दिखाओगे कि वी नीड टू डू मोर R&D सो दैट वी कैन अचीव क्वालिटी ऑफ लाइफ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कुछ भी कीवर्ड्स, ये सारी कीवर्ड्स डाल दो कि इफेक्टिव मेजर्स नीड्स टू बी टेकन ताकि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट अचीव कर सकें। तो वहाँ ब्रॉडर गोल दिखा दो कि हम इन सोल्यूशन से क्या अचीव करना चाहते हैं ओवरऑल सोसाइटी में, ये चीज़ ऐसे दिखा सकते हो। या कोई स्टेटमेंट दे दो, कोई किसी एक्सपर्ट की कोई स्टेटमेंट हो, या मोदी जी ने कोई स्टेटमेंट दी हो जैसे इन्वायरमेंट रिलेटेड या कुछ भी उस टॉपिक रिलेटेड, वो उससे कंक्लूड कर सकते हो। सुप्रीम कोर्ट जजमेंट कोई हो ऐसे। सो दीज आर दी वेज टू इंट्रोड्यूस एंड कंक्लूड। एफर्ट्स नहीं डालने इसमें, बस हमेशा टॉपिक को पहले टॉपिक को पढ़ो डिटेल में, तो उसकी हर छोटी छोटी चीज़ें, फिर देखो उस टॉपिक को कहाँ फिट करना है बड़ी पिक्चर में, कि उससे हम एक्चुअल क्या अचीव करना चाहते हैं सोसाइटी में, ये होना चाहिए आपका। अब जैसे आपके अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होंगे, तो आपके हर डिपार्टमेंट से आप क्या चाहते हो, हर डिपार्टमेंट को मिला के आप एक क्या अचीव करना चाहते हो, वेलफेयर। तो वो तो हर टॉपिक का कंक्लूजन हो गया फिर तो, वेलफेयर, सोशलिज्म अचीव करना है, वेलफेयर अचीव करना है, दिस इज हाउ। देन कंक्लूजन में ये भी डाल सकते हो कि हमेशा मतलब डालो इन्वॉल्व पब्लिक, पब्लिक को हमेशा इन्वॉल्व करो, सिविक इंगेजमेंट इज मस्ट, ये हमेशा दिखना चाहिए आपके। राइट। सो ओके, किसी को कोई डाउट? पीवाई क्यू एनालिसिस किए थे आपने GS3 के, हो रहे थे अटेम्प्ट? कौन से क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही थी? हाँ, अभी है लिस्ट? अच्छा, करंट वाले ना? हाँ वो तो फिर उस साल के करंट वाले थे, पर वैसे तो सॉल्व हो रहे हैं, कॉन्फिडेंस आ रहा है। और वो ऐसे लिखा नहीं, क्यों? हम्म, क्यों? हाँ, अच्छा, तो लिखो, क्योंकि देखो इन्वायरमेंट हमने कंप्लीट कर लिया था, अब वही ऐसे आया हुआ था, पूरा इन्वायरमेंट की समरी थी, तो लिखो, कॉन्फिडेंस आएगा ना, फिर डिस्कस करेंगे उस पर, ताकि फिर ऐसे स्टार्ट कर लेंगे ना कि हर आफ्टर एवरी, हाँ मतलब वही आफ्टर एवरी 4-5 डेज या वीकली, उससे करेंगे हर टॉपिक पे तैयार कर लेंगे कंटेंट, कोड्स एग्जांपल्स, वैसे भी अभी तैयार तो हो ही रहे हैं इतने रेलेवेंट्स एग्जांपल वगैरह, और भी तैयार कर लेंगे कोड्स वगैरह, ताकि ऐसे भी हमें स्टार्ट करना है, बिकॉज ऐसे में एफर्ट्स कहाँ लगते हैं, सब हेडिंग्स लिखना और स्ट्रक्चर बनाना। अगर स्ट्रक्चर बनाना आ गया ना आपका, 10 मिनट में स्ट्रक्चर बन गया, तो आपका ऐसे लिखा जाएगा फिर आराम से 1.5 घंटे में। तो हमारा चैलेंज रहता है 10 मिनट में स्ट्रक्चर बनाना,
तभी मैं आपको बार बार क्यों बोल रहा हूँ कि आंसर राइटिंग में अभी से स्ट्रक्चर बनाना सीख जाओ, बिकॉज वो जो आप 250 वर्ड के लिए स्ट्रक्चर बनाओगे वही आपको 1000 वर्ड के लिए बनाना है ऐसे के लिए, और ऐसे आप बिना स्ट्रक्चर के नहीं स्टार्ट कर सकते। अगर ऐसे आपने स्टार्ट कर दिया और बीच में कहीं फंस गए 125 नंबर गए। तो ऐसे तो आपको मतलब स्ट्रक्चर के साथ ही स्टार्ट करना पड़ेगा। तो पहले 10 से 15 मिनट तो आपको बैठ के स्ट्रक्चर बनाना होता है रफ पे, और फिर आप आंसर लिखना स्टार्ट करते हो। ये ध्यान रखना, ऐसे की अलग मतलब स्ट्रैटेजी होती है। ऐसे ऐसे ये नहीं कि एकदम से स्टार्ट कर दिया टॉपिक देख के। 1000 वर्ड लिखने, 1000 वर्ड्स कम नहीं होते, इसलिए 4 आंसर्स लिखने एक साथ, ये चीज। तो वो भी फ्लो बनना चाहिए, हर डायमेंशन कवर करने, एग्जांपल्स, रेलेवेंट कोड्स, तो ये चीज। तो प्लीज लिखो, तभी लिख के आओगे तभी फिर मैं बताऊंगा ना उसमें कैसे इंप्रूवमेंट करनी है। पहले बता दूंगा तो मजा नहीं आएगा फिर। तो लिखो, मतलब आज लिख लोगे, राइट, ताकि फिर कल डीएम से स्टार्ट करेंगे। ये क्लाइमेट चेंज हमारा टॉपिक रहेगा, राइट। क्लाइमेट चेंज, डीएम, डीएम बहुत छोटा है, डीएम हो जाएगा। मतलब डीएम में 3 तरह के क्वेश्चन आते हैं अगर आपने एनालिसिस किया है, और मैंने उसी हिसाब से क्वेश्चन सेट किए थे। एक टाइप ऑफ क्वेश्चन आता है मेजर्स, इंटरनेशनली एंड डोमेस्टिकली इंडिया ने क्या मेजर लिया, फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन जो आता है, राइट। सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चन जो पूछता है वल्नरेबिलिटी पे, क्योंकि यही किसी को पता ही नहीं होता वल्नरेबिलिटी क्या है, किस पे क्वेश्चन पूछेगा वो। थर्ड क्या करता है वो, एक डिजास्टर दे देगा, राइट, उस पर पूछेगा उसके कॉजेज बिहाइंड अकरेंस ऑफ डिजास्टर, देन इम्पैक्ट क्या है, एंड देन एनडीएमए गाइडलाइंस। ये थर्ड सेट ऑफ क्वेश्चन। तो डिजास्टर मैनेजमेंट अगर हम इस अप्रोच से पढ़ेंगे तो हार्डली 2 घंटे का काम डिजास्टर मैनेजमेंट, इससे बियॉन्ड कभी गया नहीं है वो। पिछले 10 साल के पेपर उठा लेना, यही 3 डायमेंशन से क्वेश्चन पूछे उसने हमेशा, और कुछ नहीं किया उसने, राइट। और डिजास्टर के कॉजेज इम्पैक्ट ये तो ज्योग्राफी में हम वैसे ही कवर हो जाते हैं। इंडिया में गाइडलाइंस जो है, एक डिजास्टर मैनेजमेंट साइकिल आना चाहिए, वही साइकिल हर जगह चिपका दो। सो सबसे इजी है ये, तो ये कल देखते हैं इसको डिटेल में, राइट। तो डिजास्टर मैनेजमेंट के आंसर्स लिख लेना, और फिर सिक्योरिटी के परसों कर लेंगे कंप्लीट, राइट। सो आज के लिए बस इतना ही था, आई गेस। अभी तो इतनी एनर्जी थी मेरे अंदर में, राइट। बाकी आप लोग आओगे रेगुलर? हम कोशिश करेंगे। लिखो नहीं, 1.5 घंटे की क्लास है बस। तो आंसर्स लिखो, देखो डेली 3 आंसर्स लिखोगे आपके ऐसे मेंस तैयार हो जाएगा, ठीक। जैसे ये मेरे, एक्चुअली मैं दिल्ली से आया हूँ, तो यहाँ पे चंडीगढ़ में कोई ये सब प्रोवाइड करता नहीं है, इसलिए आई थॉट कि ये सब स्टार्ट करें। तो आओ आप अटेंड करो, राइट। आप भी आओगे फिर रेगुलर में? आओ रेगुलर। इसमें ऐसे होता है, जैसे 2:30 बजे क्लास होती है, तो फर्स्ट हाफ एन आवर 40 मिनट्स आपको आंसर्स लिखने को देंगे, फिर उसके बाद डिस्कशन, और डिस्कशन डिटेल होती है, नॉट जस्ट स्पेसिफिक टू दिस टॉपिक, पूरे होलिस्टिक वे से कवर होता है। हाँ, नहीं नहीं, वे फॉरवर्ड क्या होता है, कंक्लूजन ही होता है एक तरह से। वो नहीं लिखना, वे फॉरवर्ड कभी पॉइंट फॉर्म में नहीं लिखना, सिर्फ वो पैराग्राफ में होना चाहिए, 2-3 लाइन में बस। और वे फॉरवर्ड अलग से सब हेडिंग में नहीं आनी चाहिए, ये भी ध्यान रखना। आंसर लिखा, मतलब जो भी एनालिसिस की, एंड में आप कंक्लूड कर रहे हो, कंक्लूड कैसे कर रहे हो, कैसा सोल्यूशन है, तो वो वे फॉरवर्ड हो गया। अदरवाइज बता दो ओवरऑल क्या हम अचीव करना चाहते हैं, उस वजह से कंक्लूड कर लो। नहीं, हेडिंग नहीं डालनी।